सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, इस समय की जो इंडियन पॉलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट और ब्रेक थ्रू न्यूज़ जो है हमारी, वो है वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन। तो वाइस प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अब आगे वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स है, वो कैसे होंगी, कब होंगी, संविधान इसके लिए क्या कहता है, ये हर चीज़ हम लोग जो है वो आज आपके सामने रख रहे हैं। और इस पूरे लेक्चर को कवर करने के बाद आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन में जो इंडिया में होता है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। तो इसलिए ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और मात्र 15 से 20 मिनट में यू विल बी एबल टू कवर इंटायर टॉपिक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझे न्यूज़ जो हमारा भी है। तो न्यूज़ ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने क्या किया है, रेजिग्नेशन दिया है। किसको? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। और अगर मैं आपको बता दूं तो राष्ट्रपति ने इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, उन्होंने हेल्थ कंसर्न दिखाते हुए ये रेजिग्नेशन दिया था। तो जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो आर्टिकल 67, देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल है वो 63 से स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम रेजिग्नेशन वाले वर्ड की बात करेंगे तो रेजिग्नेशन की बात जो है वो आर्टिकल 67 में दिया हुआ है। और 67 जो टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के, वो कहता है कि जिस दिन ऑफिस में वो एंटर करेंगे उस दिन से 5 साल तक का उनका टर्म होगा। लेकिन 5 साल से पहले ये टर्म डिस्टर्ब हो सकता है। कैसे? तो सबसे पहला ही जो एक क्लॉज, सब क्लॉज है हमारा, आपको देखना है ध्यान से, 67 का एक क्लॉज, इसी में वाइस प्रेसिडेंट लिखकर किसको? प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से। यही एक्सरसाइज किया है उन्होंने अभी हाल ही में। तो ये आर्टिकल याद कर लेंगे, 67 का ए। इसी में रेजिग्नेशन दिया जाता है किसको? प्रेसिडेंट के नाम पे। या फिर और क्या तरीका है कि इनको हटाया जा सकता है, थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे कैसे हटते हैं ये। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो ये इनकी डेथ हो सकती है, तो इन कारणों से इनका ऑफिस 5 साल के टर्म से खत्म हो सकता है। और एक और चीज यहाँ पे जो सी क्लॉज में लिखा हुआ है कि 5 साल से ज्यादा भी अगर जरूरत पड़ी तो वो ऑफिस में कंटिन्यू रहेंगे तब तक जब तक कि सक्सेसर यानी अगला वाइस प्रेसिडेंट चुनकर नहीं आ जाता। तो ये आर्टिकल 67 के अंदर रेजिग्नेशन दिया जाता है। 67 का एक क्लॉज के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरा आर्टिकल जो अभी आपके सामने न्यूज में आएगा, वो क्या? कि आखिर ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस तो खाली हो गया, मतलब कि क्या हो गया? वैकेंसी हो गया। देखिए लिखा हुआ है ना, वैकेंसी। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में अभी वैकेंसी हो गया, ये खाली हो चुका है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है कितने समय के अंदर कराना है, यानी अगला उपराष्ट्रपति, अगला वाइस प्रेसिडेंट हम लोग कितने टाइम के अंदर चुनेंगे? इलेक्शन का प्रोसेस दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कितने समय में ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्या इसके लिए कोई समय है कि नहीं है, ये ध्यान से समझिएगा। जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात करते हैं तो वैकेंसी दो तरह से हो सकती है। एक तो उनका टर्म जब पूरा खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या समझना है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इस वाइस प्रेसिडेंट के टर्म खत्म होने से पहले करा देना है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी इलेक्शन वैसे वैकेंसी को फिल करने के लिए जो एक टर्म के खत्म होने पर हो सकता है, उसके लिए अगले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करंट वाइस प्रेसिडेंट के टर्म खत्म होने से पहले करा दीजिए। और अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं भी करा पाए, तो भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ये पढ़ा ना यहाँ पे कि ऑफिस में 5 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता। तो ये तो हो गया टर्म कंप्लीशन के समय अगर वैकेंसी का केस बने। लेकिन अगर बीच में वैकेंसी हो जाए, जैसे डेथ, या अभी रिजाइन जो कर दिया, या कोई और कारण से हटा दिए गए, जैसे भी, उस केस में क्या कंडीशन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से समझ लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जब खाली होता है, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इन कारणों से, तो इलेक्शन जो कराया जाएगा दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, उसके लिए संविधान ने कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया हुआ। प्रेसिडेंट के केस में 6 महीने का मैक्सिमम ड्यूरेशन है कि 6 महीने से ज्यादा प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं रह सकता, 6 महीने में इलेक्शन कराना ही कराना है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के जब आप टर्म देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि एन इलेक्शन टू फिल सच वैकेंसी शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। सो देयर इज नो टाइम लिमिट फिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन में देगा 6 महीना, बिल्कुल नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। और दूसरा कि जो भी अभी वाइस प्रेसिडेंट बनकर आएंगे, तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट अभी बनेंगे, चूंकि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन साथ साथ चलता है, 22 में हुआ था तो 27 में होना चाहिए। तो अभी जो बीच में वाइस प्रेसिडेंट अगर चुने जाते हैं,
तो क्या ये वाइस प्रेसिडेंट पूरे 5 साल के लिए टर्म होल्ड करेंगे कि ये 27 तक ही टर्म होल्ड करेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई वाइस प्रेसिडेंट बीच में चुना जाएगा, वो भी पूरे 5 साल तक के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेगा। सो ही शैल होल्ड ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको न्यूज में हैं जो चल रहे हैं। अब हम लोग बाकी जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी जाएंगे, बट उससे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि जगदीप धनखड़ ने जो रेजिग्नेशन दिया, क्या ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे ऐसे? तो ऐसा नहीं है। तो पहले भी कुछ इंस्टेंस हो रखे हैं जहां पर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो वीवी गिरी, ठीक है, ये 2 साल के बाद ही इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। अगर इसका आप रीजन समझेंगे तो 3 मई 1969 को ये राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। तो ठीक है, उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। स्वामी रामास्वामी वेंकटरमन की बात करें तो इन्होंने 3 साल में दिया था। अगेन राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। शंकर दयाल शर्मा, ये अपने 5 साल के टर्म खत्म होने के 2 महीने पहले इसलिए रिजाइन दिए जो कि इनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था और 1992 में ये राष्ट्रपति चुने गए, इसीलिए इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। के आर नारायणन, ये भी राष्ट्रपति चुने गए इसलिए इन्होंने 1 महीने पहले इस्तीफा दिया। भैरव सिंह शेखावत, ये राष्ट्रपति चुनाव में हार गए थे, इस कारण से इन्होंने 1 महीने पहले रेजिग्नेशन दे दिया। और जगदीप धनखड़, जो अभी आपको हाल ही में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। डेट भी याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है किस डेट को दिया है रेजिग्नेशन। 21 जुलाई 2025 को रेजिग्नेशन दिया है, 21 जुलाई 2025, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। तो अब आपके सामने एक मैं एक्रोनिम रखूंगा जिससे आपको वाइस प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। और वो एक्रोनिम क्या है? वायरल चाइल्ड आफ्टर extra tuition, viral child after extra tuition is viral officer. Viral child after extra tuition is viral officer. So now we will pick the first letter. So viral V say there shall be a vice president of India. तो आर्टिकल 63 कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट भारत का होगा। चाइल्ड सी से वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिसियो और बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। हर आर्टिकल को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। देन आफ्टर ए से वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन सर्टेन सिचुएशन। एक्स्ट्रा ई से इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ट्यूशन टी से टर्म ऑफ ऑफिस, अभी देखा आपने 67। वी से वैकेंसी, वायरल मतलब वैकेंसी, 68 में भी हमने देखा वैकेंसी हो सकती है। और लास्ट ऑफिसर ओ से ओथ, शपथ इनको कौन दिलाएगा। ये हमारा आर्टिकल का रेंज 63 से 69 तक आपको समझना है। वायरल चाइल्ड आफ्टर एक्स्ट्रा ट्यूशन इज वायरल ऑफिसर। वायरल में वी से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाइल्ड में सी से ही शैल बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आफ्टर में ए से एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट। एक्स्ट्रा ई से इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ट्यूशन टी से टर्म ऑफ ऑफिस। वायरल वी से वैकेंसी इन द ऑफिस और उसका इलेक्शन कराने का समय। और ऑफिसर ओ से ओथ। अब आइए हम लोग आर्टिकल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये उपराष्ट्रपति का जो पद है 63 में जो डिक्लेरेशन दिया गया है, ये हमने लिया कहाँ से? ये हमने लिया है कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल या सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होल्डर हैं आप, या सेकेंड सिटीजन भी इनको बोलते हैं। दूसरा चीज कि आखिर ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हमारे जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्यों लिया गया? तो देखिए ध्यान से, हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट, हम लोग रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं और उनका क्या होता है? इलेक्शन। ये हेरिडेटरी तो नहीं है मोनार्की जैसा। इसीलिए इस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, इट कैन नेवर बी वेकेंट। ये कभी भी खाली नहीं रहे, इसलिए एक ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट। सो आप समझेंगे क्या कि टू मेंटेन पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, क्या मेंटेन करना? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। यहां तक। और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेने का और कोई पर्पस था नहीं हमारे देश में। अब हमने वाइस प्रेसिडेंट जब लिया तो फिर उसको कुछ काम असाइन करेंगे,
तो इसीलिए ये काम हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में नहीं असाइन करते हैं. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो स्पेसिफिक allocation of work in the capacity of vice president. So vice president can perform dual function or dual role. One as the ex officio chairman of Rajya Sabha. This has also been inspired from US. कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे जो भी इंसान होगा वो बाय डिफॉल्ट, एक्स ऑफिशियो का मतलब बाय डिफॉल्ट राज्यसभा यानी हमारा अपर हाउस जो है उसका वो क्या होगा, सभापति, चेयरमैन होगा. और दूसरा रोल इनका क्या है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रहे तो प्रेसिडेंट की तरह काम करना. तो वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में इनका कोई भी रोल संविधान नहीं असाइन करता है. ठीक है. अब ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, लेकिन इनके साथ एक खास बात क्या है. देखिए टोटल 4 प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको दिखेंगे राज्यसभा और लोकसभा मिला के. राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर. इन चारों में केवल चेयरमैन जो है यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है, he enjoys the privilege of presiding the house of which he is not even a member. So बिना उस हाउस का मेंबर सदस्य हुए बिना उस हाउस को वो प्रिसाइड करते हैं, ये उनका स्पेशल प्रिविलेज. क्योंकि बाकी तीनों के लिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तीनों को उस हाउस का मेंबर होना जरूरी है, तभी वो चुने ही जाएंगे. लेकिन चेयरमैन जो होगा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं बिना उसके मेंबर हुए. एंड दैट इज एन यू कैन से एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. ये हमारा था सेकेंड वाला आर्टिकल. देन एक्टिंग प्रेसिडेंट. इसमें देखिएगा दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, दो वर्ड्स का बस डिफरेंस है. यहाँ पे हम लोग दो टर्म यूज करते हैं. वन टर्म इज एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड अनदर टर्म इज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. और दोनों अलग अलग है, ये ध्यान दीजिएगा. ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, लोग इसमें डिस्टिंक्शन नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं. देखिए दो अलग अलग केस है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट विल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. फर्स्ट इन द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड सेकंड इन द कैपेसिटी ऑफ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एक्टिंग प्रेसिडेंट इज यूज्ड व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेकेंट. राष्ट्रपति के पद पे कोई भी नहीं है उस समय जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट. यानी कि कोई है ही नहीं राष्ट्रपति अभी हमारा. लेकिन ये ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि अभी द्रौपदी मुर्मू, सपोज जब वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे तब तक की हम बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है वो क्या हो, किसी कारण से, हेल्थ इश्यूज के कारण या जो भी कारण से कुछ समय के लिए 2 महीना 3 महीना के लिए प्रेसिडेंट का ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, मतलब वो अपना ऑफिस का काम नहीं कर पा रही है. तो उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे, बट उस समय वो टर्म यूज होगा ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. दैट मीन्स इट इज यूज व्हेन द प्रेसिडेंट इज एब्सेंट. तो ऑफिस में अगर एब्सेंस है राष्ट्रपति के तो जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट. और जब वैकेंसी है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट. ये डिफरेंस समझना है ध्यान से, ठीक है ना. ये आर्टिकल 65 था. Then we have election of vice president, and before election we need to understand two more concepts, that is qualification and nomination. क्वालिफिकेशन और नॉमिनेशन, ये दो चीज आपको और समझने की जरूरत पड़ेगी इलेक्शन को समझने के लिए. तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो टोटल 4 क्वालिफिकेशन संविधान में दिए हुए हैं. कितने? 4 क्वालिफिकेशन. सबसे पहला है सिटीजन. सबसे पहला क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया. और ये ध्यान दीजिएगा हमारे देश में इस सिटीजनशिप को लेकर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप सिटीजन जन्म से थे कि आपने सिटीजनशिप बाद में ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बस अगर इंडियन सिटीजन है तो आप एलिजिबल हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के. दूसरा, आपका एज 35 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, 35 साल एज आपका पूरा हो जाना चाहिए. तीसरा, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. आप राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए. देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो मैं बहुत क्लियरली समझा देता हूँ इस चीज को. Qualified to be a member of Rajya Sabha means you must have all the qualifications which is required to contest and get elected in Rajya Sabha election. It doesn't mean that you should be a member of Rajya Sabha. अंतर है.
मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं है क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन है वो आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है कि आपका वोटर आई कार्ड बना होना चाहिए। तो अगर आपका वोटर आई कार्ड नहीं बना है तो आप चूंकि राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो आप वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सिमिलरली अगर आपको किसी भी केस में 2 साल या उससे ज्यादा का जेल सुना दिया जाए तो जितना जेल टर्म होगा प्लस 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जब आप राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते मतलब आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो मेंबर होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा कि आप कोई भी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या नहीं होल्ड करना है? कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, मतलब पेड एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। सरकार के अंदर कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट आप होल्ड नहीं कर रहे तो आप एलिजिबल है क्या करने के लिए? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप देखिए ये चारों चीजें जो है ये कोई भी एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन जो होगा 35 साल से ऊपर का उसके पास तो एक क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए फिर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को डिस्करेज करने के लिए नॉमिनेशन जब कैंडिडेट फाइल करेगा तो वहां पे कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि आपके नॉमिनेशन यानी आपका नाम जो है इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही एक्सेप्ट होगा। और वो कितने सपोर्टर्स? तो देखिएगा 20 जो इलेक्टर्स हैं, इलेक्टर्स मतलब जो वोटर्स हैं, दे विल प्रपोज योर नेम, और 20 और इलेक्टर्स जो हैं दे विल सेकेंड और अप्रूव योर नेम। ये पॉइंट समझने के लिए आपको क्या समझना है कि आखिर इलेक्टर्स हैं कौन हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग वोट करते हैं वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स वोट करते हैं सिर्फ। तो लोकसभा के अंदर हो गया 543, राज्यसभा के अंदर 245, यानी कि 788 विल बी इलेक्टर्स। इन 788 लोगों में से कोई यूनिक 40 लोग का फेवर आपका मतलब सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, जिसमें 20 लोग आपके नाम को आप प्रपोजल देंगे और दूसरे 20 और लोग क्या करेंगे? उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके अप्रूव करेंगे। साथ ही साथ 15,000 रुपए, कितना? 15,000 रुपए आपको, यानी अगर एज कैंडिडेट आरबीआई में जमा करना होगा जो सिक्योरिटी के रूप में जमा होता है। और अगर आपको जो टोटल वोट्स पड़े थे इलेक्शन में उसका 1/6 वोट नहीं मिलता है कम से कम, तो ये पैसा आपका वापस आपको नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं जमानत जब्त होना। और ये नॉमिनेशन जो है ये सबमिट होता है रिटर्निंग ऑफिसर। क्या नाम है? रिटर्निंग ऑफिसर। ये रिटर्निंग ऑफिसर किसको बोलते हैं? ये कोई पोस्ट ऐसा नहीं क्रिएट होता है, ये एक अथॉरिटी है। कोई भी इंसान अगर किसी इलेक्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। जैसे कि एक लोकसभा का इलेक्शन जो होता है उसमें कलेक्टर जो होता है जिला का वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है क्योंकि उसको इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी है। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी जो है वो होता है लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरी के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर राज्यसभा का सेक्रेटरी रिटर्निंग ऑफिसर है तो वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा का सेक्रेटरी हो जाएगा। 5 साल के बाद ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए जैसे 2022 में, अगर 17 की बात करते हैं, 2017 में इलेक्शन हुआ तो 2017 में राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा का सेक्रेटरी रिटर्निंग ऑफिसर था, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का। 22 में जब इलेक्शन हुआ तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा का सेक्रेटरी बन गया रिटर्निंग ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का। अगला इलेक्शन में ये फिर चेंज हो जाएगा, तो लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरी जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। फिर यहाँ तक ये हो गया क्वालिफिकेशन और नॉमिनेशन। नाउ अबाउट इलेक्शन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप ध्यान से समझेंगे। एक सेकेंड, चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं पूरा का पूरा इलेक्शन वाला पार्ट। देखिए इलेक्शन को समझने के लिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखेंगे और उन्हीं को फिर एक्सप्लोर कर लेंगे। सो इट सेज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे? इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। इसके द्वारा एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा।
in accordance with system of proportional representation using single transferable vote और वोटिंग जो कराई जाती है वो कराई जाती है सीक्रेट बैलेट में, इसके सीक्रेट बैलेट के द्वारा। अब एक एक करके समझते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब हो गया कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सो पीपल डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट, उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके थे, यानी कि कौन करेगा, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए इलेक्टोरल कॉलेज वर्ड का मतलब क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल पार्टिसिपेट इन दैट इलेक्शन एज वोटर्स। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चूंकि इनडायरेक्ट है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे, और वो कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, हर मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करता है। नाउ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए ये मिसनॉमर है इस इलेक्शन में। मिसनॉमर मतलब कि इसका मीनिंग अप्लाई नहीं होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सही तरह से कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब सीट जो है फिल करना इलेक्शन के लिए जितनी सीट्स हैं वो एक से ज़्यादा हो, तभी तो प्रोपोर्शन के बेसिस पे आपको सीट मिलेगा। यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट का एक ही सीट है, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए मिसनॉमर के रूप में मालूम करना है आपको। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, अप्लाई होता है एक चीज़ जिसका नाम है कोटा, कोटा ऑफ वोट्स। देखिए इसका क्या मतलब है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आपको अगर विनर बनना है, जीतना है इलेक्शन, तो आपको सिर्फ अपने कैंडिडेट जो बाकी थे उनसे ज़्यादा वोट नहीं लाना है। जो नॉर्मल इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आप क्या देखते हो कि 10 लोग इलेक्शन लड़े, भले 90 या 80% लोग आपको नहीं जिताना चाहते थे, फिर भी आपको अगर बाकी 9 लोगों से ज़्यादा वोट आया आप जीत जाओगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स चाहिए होगा तभी विनर बनोगे आप। और वो कोटा ऑफ वोट्स निकालने का वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फॉर्मूला क्या है, टोटल वोट्स अपॉन 2+1, यानी 50% से ज़्यादा जब तक वोट आपको नहीं मिलेगा आप विनर डिक्लेयर नहीं होगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए कि 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ऐसा क्या गारंटी है कि 50% से ज़्यादा वोट आ जाए किसी को, कहीं चारों में बढ़ जाए 25-25% वोट, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या दोबारा इलेक्शन होगा, नहीं। अब हमारा काम आएगा क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोट तो आपका सिंगल ही है, लेकिन ये वोट ट्रांसफर होता रहेगा। कैसे, आप समझिएगा इसका एग्जाम्पल, समझिएगा कैसे हम लोग बात करते हैं कि ये ट्रांसफर होता रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं वोटर्स का नाम V1 V2 V3 V4 V5 ऐसे, और यहाँ पे हम लोग ऐसे करके सपोज 100 वोटर्स हैं टोटल, और इधर हो गए चारों कैंडिडेट A B C और D। अब यहाँ पर जो वोटिंग होती है ना, इसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, और जो बैलेट पेपर मिलता है वोटर्स को उसमें चारों कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। लेकिन आप ये इस तरह से वोट नहीं करते हैं कि आपको जिसको जिताना है आप जाकर उसको वोट करके आ गए। सिर्फ यहाँ पे क्या काम करता है कि आपको चारों ही कैंडिडेट्स को एक प्रेफरेंस देना होता है। प्रेफरेंस कैसा, देखिए ध्यान से। जैसे फर्स्ट जो वोटर गया ये चाहता था कि बी जीत जाए, तो ये सिर्फ बी के सामने वोट करके नहीं आएगा, ये बी को 1 देगा, फर्स्ट प्रेफरेंस देगा कि तुमको हम जिताना चाहते थे, बट बाकी तीनों को भी इसको प्रेफरेंस देना होगा 2 3 4 के अंदर, नहीं तो ये इनवैलिड वोट माना जाएगा। तो मान लीजिए ए को 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4, सब लोग इसी तरह से प्रेफरेंस देंगे हर कैंडिडेट को। अब पहली राउंड ऑफ काउंटिंग हुई तो देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिल गया, वो विनर हो गया। अगर किसी को भी नहीं मिला है तब क्या करेंगे, इन चारों में देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट को सबसे कम लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया है। सपोज सी ऐसा कैंडिडेट था जिसको सबसे कम लोगों ने क्या दिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, तो इसको कर देगा एलिमिनेट। क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट, इसको रेस से बाहर। लेकिन कुछ लोगों ने तो सी को दिया होगा फर्स्ट प्रेफरेंस, तो सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि V60 और V70 दो लोगों ने सी को क्या दिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस। अब इन दोनों लोगों ने भी बाकी को भी प्रेफरेंस दिया होगा, तो मान लीजिए ए को दिया था 3, बी को दिया था 2, डी को दिया था 4, और 70वें नंबर वोटर ने डी को दिया था 2, बी को दिया था
4 और ए को 3। चूंकि सी अब एलिमिनेट हो चुका है तो इस वोट का कोई मतलब अब नहीं रह गया। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब अब इन दोनों कैंडिडेट्स का जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट था वो बेकार हो जाए, इससे बढ़िया कि इनके वोट्स को ट्रांसफर कर दें। तो इनका जो नेक्स्ट प्रिफर्ड कैंडिडेट था, यानी जिनको 2 दिया था इन्होंने, वो अब 1 हो जाएगा, 3 दिया था वो 2 हो जाएगा, 4 दिया था वो 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये वोट इनका ट्रांसफर हो गया। अब ए, बी और डी में कैलकुलेट होगा किसको 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला। अगर अभी भी किसी को नहीं मिला तो इन तीनों में जिसको सबसे कम लोगों ने दिया होगा वो बाहर, फिर ट्रांसफर हो जाएगा उसका वोट, और ये तब तक चलेगा जब तक किसी एक कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जो है 50% से ज़्यादा नहीं आ जाता। यही सिस्टम कहलाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कि हम लोग जो इलेक्शन के अंदर हम लोग बात करते हैं तो उसमें सिंगल ट्रांसफर वोट के बाद हमने एक लाइन लिखा था एंड दैट वाज व्हाट, दैट वाज सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट का मतलब हो गया कि आप जब बैलेट बॉक्स पेपर में जो प्रेफरेंस दे रहे हो और बैलेट बॉक्स में डाल रहे हो, आप किसी को रिवील नहीं करते कि आपने किसको क्या प्रेफरेंस दिया है। ये बिल्कुल सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बारे में एक लास्ट पॉइंट जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है वो ये कि इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट है और उस अमेंडमेंट का नाम है 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले एक रिक्वायरमेंट था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ इकट्ठे बैठाकर वोटिंग कराई जाएगी। ये चीज को हटा दिया गया, इस रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया 11th अमेंडमेंट एक्ट से, और फिर कहा गया कि इलेक्शन कराया जाएगा और इलेक्टोरल कॉलेज में ये लोग रहेंगे जो लोग आके अपना वोट डालेंगे। एक साथ बिठाकर वोट कराने वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो ये हमारा इलेक्शन का प्रोविजन था। तो दिक्कत यहाँ पे। देन इफ वी विल टॉक अबाउट 67 में हमने टर्म ऑफ ऑफिस देख लिया था, वहां पे एक रिमूवल वाला पार्ट हमारा रह गया था। ठीक है, तो उसको रिमूवल को देख लेते हैं और फिर ओथ पे आते हैं। वैकेंसी तो हम लोग पढ़ ही लिए। रिमूवल कैसे हो सकता है इनका? देखिए, इनको हटाया जाता है एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में इनको कैसे हटाते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में। और उसके लिए क्या तरीका है? एक प्रस्ताव, क्या लाना होगा? एक रेजोल्यूशन जो 14 दिन का 14 डेज प्रायर नोटिस देने के बाद लाया जा सकता है ओनली इन राज्यसभा। सिर्फ कहां पे? तो पहला इंपॉर्टेंट चीज, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ कहां पे आ सकता है? राज्यसभा में, और वो भी 14 दिन का प्रायर नोटिस देने के बाद। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, नो ग्राउंड। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। और दूसरा, नो मिनिमम सपोर्ट, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसके में भी 1/4 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा कि राज्यसभा को हटाने के लिए 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है तभी आता है प्रस्ताव, बिल्कुल नहीं। ना कोई ग्राउंड दिया है, ना मिनिमम सपोर्ट की जरूरत है प्रस्ताव को लाने के लिए। बस जो कंडीशन है वो दो ही है, 14 दिन पहले नोटिस दिया होना चाहिए, और दूसरा कि केवल राज्यसभा में आएगा। अब राज्यसभा में आने के बाद इस प्रस्ताव को इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर राज्यसभा पास कर दिया, व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? द मेजोरिटी ऑफ द देन स्ट्रेंथ और करंट स्ट्रेंथ। करंट स्ट्रेंथ मतलब जितना 245 सीट राज्यसभा का है, अगर 245 में कुछ सीटें खाली है, मतलब जिस पे अभी कोई मेंबर नहीं है, हो सकता है वो रिजाइन कर दिया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो वो खाली जो सीट्स हैं उनको माइनस कर देंगे 245 में और उसका 50% निकालेंगे, वो कहलाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। और अगर उससे राज्यसभा पास कर दिया तो ये जाएगा कहाँ पे? लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा इसको सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करता है। किससे? सिंपल मेजोरिटी से। तो वाइस प्रेसिडेंट हटा दिए जाएंगे। हालांकि जब यहाँ पर राज्यसभा में प्रस्ताव चल रहा होगा तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उस समय प्रिसाइड नहीं कर सकते, उस समय प्रिसाइड वो नहीं कर सकते हाउस को। ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल वाला पार्ट हो गया। तो जब हम लोग वापस आते हैं अगर आर्टिकल्स के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि हमने वाइस प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ा, चेयरमैन वाला पार्ट पढ़ा, एक्टिंग पढ़ा, इलेक्शन पढ़ लिया, टर्म ऑफ ऑफिस हमने देख लिया कि किस तरह डिजाइन कर सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। वैकेंसी होगा तो कितने समय में इलेक्शन कराना है, टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। और लास्ट हमारा शपथ, तो शपथ इनको कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन था वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। एक भी क्वेश्चन अब आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में है
फैक्चुअल पार्ट के लिए आप लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एक बच जाता है, जो आप देख सकते हैं कि पहला से लेकर आखिरी वाइस प्रेसिडेंट तक वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर छोड़ दे तो कोई भी क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट का आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।